हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वॉर्स। कैसे हैं आप सभी। हम जो है पनिशमेंट का टॉपिक कर रहे थे, राइट। उसमें से हमने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो पढ़ ली थी, ठीक है। 8 थ्योरी जो है हमने देखी थी। उसके बाद हम कुछ रैंडम टॉपिक्स पढ़ रहे थे विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक, बट जनरली हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, राइट। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट बाइसेस हमने बात करी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट बाइसेस का क्या मतलब है? मतलब इनहेरेंट बाइसेस कौन से होते हैं? ऐसे बायस जो हमारे नर्चरिंग के साथ साथ ही हमें मिले होते हैं, राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में इनकलकेट कर दी जाती है बाय द सोसाइटी और इधर बाय आवरसेल्फ, राइट। तो वो ही सारी चीज़ें मिला के हमारा एक पर्सपेक्टिव तैयार कर देती है इन फ्यूचर। और वो जो है हम चाहते ना चाहते हुए भी उन बाइसेस का यूज़ करते हैं वाइल गिविंग एनी जजमेंट व्हाटसोएवर, राइट। बिकॉज इट्स आवर पर्सपेक्टिव, दिस इज़ व्हाट वी थिंक, राइट। इवन दो वी से कि हम वी आर अबाइड बाय लॉ और हम लॉ की तरीके से ही जजमेंट दे रहे हैं, राइट। बट वो बायसनेस हमेशा ही रहती है हर इंसान के जजमेंट में, बेसिकली, राइट। उसके अलावा हम देख रहे थे कि इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब इस पर थोड़ा सा नकेल कसने के लिए एक सेंटेंसिंग पॉलिसी नाम की चीज़ है जो की जा सकती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। अब सपोज़ कि कोई ऑफेंस है, ठीक है। कोई ऑफेंस है, उसमें लिख दिया कि आप 10 साल से लेके LI तक की पनिशमेंट दे सकते हो, ठीक है। और इसी ऑफेंस का एक है A, एक है पर्सन B और एक है पर्सन C। तीनों ने ही सेम ऑफेंस किया। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं मर्डर का, ठीक है। तीनों ने ही सेम मतलब मर्डर किया है, तीनों ही लोगों ने। इसका जो केस है वो X के पास गया है, जज X के पास, इसका Y के पास और इसका Z के पास। अब तीनों के जो है माइंडसेट अलग है, राइट। और इन तीनों की सिचुएशन भी अलग है, वो अलग चीज़ है। पर अभी हम इन्हें कंसीडर नहीं कर रहे। इनके जो फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कंसीडर नहीं कर रहे। इन जजेस के जो फैक्टर्स हैं उन्हें कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अब जो एक्स जज हैं उन्होंने इसे हम कांस्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। अब लॉ में तो लिख दिया कि आप 10 साल से लेके LI तक की पनिशमेंट जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, राइट। अब जो एक्स जज हैं उनका माइंडसेट अलग था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मान लो 10 साल की सज़ा जो है इसे दे दी, ठीक है। और जो वाई जज है, इन्होंने बी को जो सज़ा दी सेम ऑफेंस में सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के इन्होंने जो सज़ा दी वो दे दी 20 साल की, ठीक है। और जो थर्ड वाले सी जज हैं उन्होंने क्या किया, इसे LI दे दिया, राइट। अब ये सेंटेंसिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि इज़ देयर एनी पॉलिसी जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सके, या ऐसे फैक्टर्स जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सके कि कितनी पनिशमेंट जो है वो दी जानी चाहिए टू द एक्यूज्ड। सॉरी, अब तो एक्यूज्ड जो है वो ऑफेंडर बन गया है बिकॉज कन्विक्शन हो गई है, ठीक है। कन्विक्शन के बाद ही जो है सेंटेंस जो है ग्रांट की जाती है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि किसी एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए कितनी सज़ा दी जानी चाहिए। बस उन्होंने एक रेंज दे दी कि इतनी सज़ा आप दे सकते हो, इनमें से जो आपको सुटेबल लगे ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, राइट। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लॉ प्रिस्क्राइब है, यानी कि लॉ जो है वो बताता है कि आपको इस ऑफेंस में, इन फैक्टर्स में ये सज़ा देनी है, राइट। बट इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। इंडिया में एक रेंज दे दी है आपको, बाकी ये है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो कोर्ट जो है अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने जो है रेशनल के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से जो भी जो भी सज़ा देना चाहिए, जो भी पनिशमेंट देना चाहिए वो दे सकते हैं, राइट। तो जब सेंटेंसिंग की जाती है, यानी कि कोर्ट जो है सेंटेंस देते हैं, तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, राइट। जैसे कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था, क्राइम किस तरीके का ऑफेंस था, है ना। क्राइम किस तरीके का किया गया था, या मोटिव क्या था, मोटिव था या नहीं था, नेचर। हम वैसे बोलते हैं कि लॉ में मोटिव की ज़रूरत नहीं होती, हम इंटेंशन, नॉलेज या मेंस्ट्रिया देखते हैं। बट यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि सेंटेंसिंग किस तरीके से करता है एक जज, राइट। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था, या अदर सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो क्या थे। तो जो जजेस हैं अगर इन फैक्टर्स का ध्यान ना रखें, है ना, यानी कि मान लो मर्डर है, ठीक है। मर्डर किस स्थिति में किया गया है, क्यों किया गया है, यानी कि उसका हर एक इंसान का सोशल बैकग्राउंड तक चेक किया जाता है उसे जब हम पनिशमेंट ग्रांट करते हैं, राइट। इसलिए होता है ताकि जो ऑफेंडर है उसका माइंडसेट पता चले, राइट। अब अगर ऐसा ना हो, है ना, जो सेंटेंसिंग है वो बिना इन फैक्टर्स को कंसीडर करे ऐसे ही रेंडमली दे दी जाएगी, तो इट विल ऑल्सो कॉज इनजस्टिस, राइट। और अगर हम यहाँ लिखती हूँ, अगर हम सेंटेंसिंग का ऑब्जेक्ट देखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ टू फोल्डेड। पहला क्या है, प्रोटेक्ट द सोसाइटी, ठीक है, प्रोटेक्ट द सोसाइटी। और दूसरा क्या है, टू क्रिएट डेटरेंस। डेटरेंस थ्योरी पढ़ी थी ना, टू डेटर द सोसाइटी, या जो क्रिमिनल लोग हैं
उनकी बात हो रही है, टू डिटर द क्रिमिनल्स इन द सोसाइटी। तो जज ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसकी स्टोरी सुन के बिल्कुल ही पिघल जाए, उसे सजा ही ना दे, बहुत कम सजा दे दे, वो भी सही नहीं है। इट विल ऑल्सो लीड टू ग्रेव इनजस्टिस राइट टू द विक्टिम एंड टू द सोसाइटी एज वेल। वेर एज बिल्कुल ऐसा ही रिजिड हो जाए जज की मतलब हार्श टू हार्श पनिशमेंट उसे दे दे, इवन दो ही कैन सी द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज जिसमें उसने वो ऑफेंस किया था राइट। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं बैलेंस करके चलनी पड़ती है जज को वाइल गिविंग द सेंटेंस। कोर्ट ने इवन बोला भी था, केस का नाम है अहमद हुसैन वाली मोहम्मद सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इसमें कोर्ट ने यही बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है टू अवॉर्ड द अप्रोप्रिएट सेंटेंस शुड बी टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड टू डिटर द क्रिमिनल फ्रॉम अचीविंग द object of law breaking by imposing the appropriate sentence right. So appropriate sentencing should be done. There are certain factors, वो factors जो हैं आप लिख सकते हैं for your exam perspective। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कोर्ट ने बोला था कि ज़रूरी हैं देखने के लिए। ठीक है, पहला क्या है कि व्हाट वाज द मोटिव, मोटिव क्या था, या कोई प्रीवियस एनिमी थी या फिर हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ राइट, ये हमें देखना है। सेकंड है नंबर ऑफ अदर क्रिमिनल केसेस, मैं बोल देती हूँ ठीक है, आप अपनी नोटबुक में या जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। ठीक है, कि नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट कितने पेंडिंग है, ये भी हमें देखना होता है, यानी कि वो क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है या उसने फर्स्ट टाइम किया है। थर्ड ये है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस देखा जाता है कि किस तरीके से उसने ऑफेंस किया, जैसे निर्भया है ठीक है, रेप केस होते हैं है ना, जस्टिफाइड कोई भी नहीं है, बट एक होता है कि उस लड़की को उन्होंने वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया राइट। अदरवाइज ऐसा होता है कि एक विदाउट कंसेंट यू आर डूइंग समथिंग, तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस भी आप देखेंगे। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि डेथ उसी टाइम हो गई थी या कुछ टाइम लगा था, विक्टिम को कुछ दिन लगे थे मरने में राइट। उसके अलावा कि इंटेंशन क्या थी, उसकी नॉलेज थी या नहीं थी जब उसने वो इंजरी उसको कॉज की होगी राइट। एज देखी जाती है, हेल्थ देखी जाती है उस एक्यूज्ड की। उसके अलावा क्या वहाँ पे कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, वॉज इट अ सडन फाइट राइट। उसके अलावा वेपन किस टाइप का यूज़ किया था, वेदर इट वॉज प्री प्लान्ड और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई चीज़ हुई थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड ये हमने बात कर ली थी। उसके अलावा इवन ये भी देखा जाता है कि विद इन द फैमिली वो ऑफेंस हुआ है या आउटसाइड द फैमिली हुआ है राइट, कि मतलब उनका कोई लेना देना नहीं था ऐसा। उसके अलावा कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड भी देखा जाता है, उसका कंडक्ट क्या था, उसका बिहेवियर क्या था, क्या उसको पछतावा है अपने किए पे या फिर ही इज़ कूल इनफ कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ आई डिड दैट दैट अदर पर्सन डिजर्व इट राइट। तो इस टाइप का एटीट्यूड जो है वो देखा जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। इवन अगर कोर्ट जो है मिनिमम सेंटेंस देते हैं या मतलब ऐसा है कि जो सेंटेंसिंग है वो ज़्यादा की जानी चाहिए जिस टाइप का उसने ऑफेंस किया है, बट सेंटेंसिंग जो है वो लोअर साइड पे रखी गई है, तो कोर्ट ऑल्सो हैव टू स्टेट द रीज़न वाई ही डिड दैट राइट। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, या आप अपना क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं राइट। उसके अलावा है, अब सीधा डायरेक्ट पे आते हैं ठीक है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। ठीक है, तो पनिशमेंट के अगर क्वेश्चन आप मतलब मेंस में पूछा जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आपसे पूछा जाता है, तो दीज आर द टाइप ऑफ पनिशमेंट यू हैव टू मेंशन, और केस लो वगैरह भी सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी राइट। तो पहला है हमारा जो ऑफेंस है ठीक है, पहला जो टाइप है वो है डेथ। ठीक है, किन किन ऑफेंसेस में बेसिकली डेथ जो है ग्रांट की जाती है, मैं सेक्शंस आपको कोट कर देती हूँ। दोज हु आर रिवाइजिंग योर सिलेबस राइट, उनके लिए, बाकी जो है वो आपको पूरा देखना पड़ेगा राइट। तो कौन कौन से सेक्शन हैं, जैसे 103 है ठीक है, उसके अलावा 104 है, 107 है, 109 है ठीक है, उसके अलावा 310 है ठीक है, 147 है, 160 है। इन ऑफेंसेस में डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। एलआई की अगर हम नहीं, मैं बाद में ही लिखाऊंगी राइट, जब पढ़ाएंगे तभी बात करेंगे, छोड़ो। तो टाइप ऑफ पनिशमेंट की अगर बात करें तो पहली हमारी डेथ सेंटेंस, तो पहली हमारी है देखो डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस देखो सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है जो प्रिस्क्राइब की गई है इन द बीएनएस और जो आईपीसी में दी गई थी राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जुडिशियल किलिंग ऑफ द पर्सन, लेट मी राइट इट डाउन। इसमें क्या होता है, जुडिशियल किलिंग ठीक है। तो अगर हम बात करें जो मोरलिस्ट हैं सोसाइटी में, उनका कहना है कि डेथ सेंटेंस जो है ज़रूरी है टू क्रिएट द डेटरेंस इन द सोसाइटी, वेयर एज द प्रोग्रेसिव वन सेज कि जो जुडिशियल टेकिंग ऑफ लाइफ है इज़ नथिंग
बट अ कोर्ट मैंडेटेड मर्डर, मतलब इट इज़ अ मर्डर इन इटसेल्फ, ठीक है, एज पर द प्रोग्रेसिव साइड ऑफ द सोसाइटी। बट यहाँ पे वही क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट के पास राइट है टू टेक द लाइफ ऑफ समवन, राइट। तो मैंने आपको व्यूज़ बता दिए, सबके अलग अलग हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव जो है उनका भी बता दिया मैंने, जो मोरलिस्ट है उनका भी बता दिया कि किस तरीके से डेटरेंस के लिए ज़रूरी है, या फिर क्या ये जुडिशियल किलिंग है या नहीं, राइट। अब जो डेथ पेनल्टी है या डेथ पनिशमेंट है, इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मर्डर इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, राइट, ये हमें पता है। अब यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं कुछ, या केस लो जो हैं वो डालने हैं। तो पहला जो केस है हमारा, फर्स्ट जो केस है, इट इज़ बच्चन सिंह, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1980 का ये केस है बेसिकली। तो इसमें जो प्रिंसिपल आया था, इट वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, यानी कि हर एक मर्डर के केस में, हर एक रेप के केस में यू कैन नॉट ग्रांट डेथ पनिशमेंट टू एवरीवन, राइट। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आप डेथ पेनल्टी है वो ग्रांट करेंगे, उसके अलावा यू कैन गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू द ऑफेंडर्स, राइट। अब किन किन ऑफेंसेस में ये दी जा सकती है पनिशमेंट? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेक्शन 147, ठीक है। उसके अलावा अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी, ये बहुत ज़रूरी सेक्शंस है। उसके अलावा मर्डर, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड टू द माइनर, इस तरीके के जो ऑफेंसेस है वहाँ पे। और स्पेशली ये याद रखना कि रेप के केसेस में जहाँ पे वेजिटेटिव स्टेट तक पहुँचा दिया जाता है टू द रेप विक्टिम, वहाँ पे भी जो है ये डेथ पेनल्टी ग्रांट की जा सकती है बाय द कोर्ट, राइट। अब जिन्होंने आईपीसी पढ़ा होगा, राइट, तो उसमें एक सेक्शन हुआ करता था 303, जो रिपील कर दिया था बाद में, बच्चन सिंह में ही इसे रिपील किया गया था, नहीं सॉरी, मच्छी सिंह में इसे रिपील किया गया था। अब इस सेक्शन में क्या था कि जो ऑलरेडी मर्डर करके, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगत रहा है, ठीक है, अगर फिर से वो मर्डर कर देता है तो जज के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ग्रांट हिम डेथ पेनल्टी, राइट। तो ये जो सेक्शन है ये बाद में रिपील कर दिया गया था। तो इससे हमें क्या समझ आया, आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ सेक्शन 303 क्या समझ आया कि जो इम्प्रिजनमेंट है इट इज़ अ रूल, ठीक है। और इससे ही, इसी लाइन से क्वेश्चन भी बनते हैं कि इम्प्रिजनमेंट इज़ अ रूल वेयर एज कैपिटल सेंटेंस या फिर डेथ पेनल्टी इज़ एन एक्सेप्शन। इस पे आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो रूल है, वेयर एज डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस जो है इट इज़ एक्सेप्शन, ठीक है। बाद में अगर हम बात करें संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, मच्छी सिंह की जो जजमेंट है इसे चैलेंज भी किया गया था किस पॉइंट पे कि यहाँ पे जो मच्छी सिंह का केस है, यहाँ पे कोर्ट ने एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर कर दिया था, राइट। इट वाज नॉट द राइट अप्रोच। तो कोर्ट ने बोला था कि अगर जो फैक्टर्स है या जो अप्रोच है वो बहुत एग्रेवेटिंग है या जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस है वो एग्रेवेटेड है, तो यहाँ पे जो है ये डिसीजन सही होगा, ठीक है, टू ग्रांट द डेथ पेनल्टी। लेट मी इंट्रोड्यूस 2 टर्म्स हेयर। पहला है एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोला गया था। अब एग्रावेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? मान लो एक पर्सन ए है, ठीक है, उसने बी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएगी? पहले हम देखेंगे कि एग्रावेटिंग फैक्टर्स जो थे वो कितने थे, ठीक है। अब ये एग्रावेटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ए ने बी को का मर्डर किया। अब यहाँ पे C-D-E-F, ठीक है, ये सारे इसे पोक कर रहे हैं कि मार मतलब जान से मार दे ऐसा, ठीक है, या कोई एनिमिटी है इनके बीच में, या फिर पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है ना, कि इसे कितने लोगों ने प्रोवोक किया कि इसने ए ने, इवन दो ही नो या ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग बट स्टिल ही किल्ड बी, राइट। तो वहाँ पे इंटेंशन थी, नॉलेज थी, बट स्टिल ही इज किलिंग बी on the provocation of these people or he himself want to kill that person, right? There is no effect of the aggravating factors. वो चीज़ें देखी जाएंगी। aggravating factor में क्या होता है कि हम किसी को चढ़ा दें कि yes you should do that, you can do that, है ना, हम जिसे मोटिवेट करना बोलते हैं, बट ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। टू मोटिवेट हिम टू, क्या कहते हैं उसे, डू ऑफेंस, राइट। वेरेज जो मिटिगेटिंग फैक्टर हैं वो ये होते हैं कि मान लो ए बी को मारना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो C है, D है, E है, F है, ये बोल रहे हैं कि मत कर, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, मत कर, जेल में चला जाएगा, ये बहुत मतलब
इसे कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑफेंस ना ही करें। तो इन दोनों फैक्टर्स की एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी और देखेंगे कि एग्रेवेटिंग फैक्टर्स अगर ज़्यादा थे, यानी कि भड़काने वाले लोग ज़्यादा थे, तो आप क्या कर सकते हो कि सेंटेंसिंग में थोड़ा इसे रियायत दे सकते हो, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग इट हिमसेल्फ, राइट, पीपल अदर देन हिम, है ना, वो इसे जो है पॉप कर रहे हैं, एग्रेवेट कर रहे हैं, इसे ऐसे भड़का रहे हैं कि उसे वो करना है, तो उसने प्रेशर में आके मान लो वो चीज़ कर दी होगी, तो यू कैन रिड्यूस द सेंटेंस फॉर दैट रीज़न, राइट। वेयर एज द मिटिगेटिंग फैक्टर में क्या होता है कि हम उसे रोक रहे हैं, सबने उसे ट्राई किया, उसे पकड़ रहे हैं लोग, हैं, स्टिल इवन दो ही कूल डाउन, उसने फिर भी बी को मार दिया। यहाँ पे क्या है, ये खतरनाक सिचुएशन है कि तुम्हें कूल डाउन होने का टाइम मिला, तुम हो भी गए थे, लोगों ने तुम्हें रोका भी, हर टाइप की प्रिवेंशन भी दी गई, बट स्टिल यू एनीवेज किल्ड बी। तो यहाँ पे गलती किसकी है, ए की है। तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, इवन टू द डेथ सेंटेंस ऑल्सो, राइट। तो हमने कौन कौन से केस देखे, एक बच्चन सिंह का केस देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, मच्छी सिंह का केस है 303 के साथ, प्री में पूछा जाता है और हर बार मोस्टली पूछा ही जाता है, राइट, तो ये करना है आपको। उसके अलावा मच्छी सिंह के बाद जो है संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और इसके अलावा एक केस और आप कर लेना बलवंत सिंह का, ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट, 1976 का केस है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें कोर्ट ने बेसिकली बोला था, इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीज़न देना ही पड़ेगा डेथ सेंटेंस के केस में, जो उस रीज़न मतलब जो उस पनिशमेंट को जस्टिफाई करे कि हाँ मैंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के बजाय मैंने उसे डेथ सेंटेंस दी है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, रैशनल यू हैव टू गिव, राइट, तो वो देना पड़ेगा आपको। अब जो नेक्स्ट है हमारी, वो क्या है पनिशमेंट, वो है हमारी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये भी दो तरीके से दी जाती है, एक होता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, सिर्फ लाइफ लिख दिया, और सेकंड है टिल द नेचुरल लाइफ, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेशन के वगैरह कॉम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है जब हमें सेंटेंस को कॉम्यूट कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को, ठीक है, क्योंकि पहले जो था वो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात थी, बट अब जो है किसी भी सेंटेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगी, पर यहाँ पे देखो जब हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात करते हैं खाली, तो यहाँ पे कॉम्यूटेशन इज़ पॉसिबल, राइट, यू कैन कॉम्यूट द सेंटेंस, कम्यूट का मतलब आप सज़ा को कम कर सकते हो, राइट। वेयर एज जो नेचुरल लाइफ होती है, यहाँ पे देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ कॉम्यूटेशन। अभी लिख लो कॉम्यूटेशन का मतलब, आगे जो है हम अभी करेंगे सेक्शंस, तब हमने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अभी लिख लो कि सिर्फ लाइफ लिखा है तो यहाँ पे कॉम्यूटेशन इज़ पॉसिबल, बट इफ़ इट इज़ रिटन दैट रिमेनिंग ऑफ द लाइफ टिल द नेचुरल लाइफ, इस तरीके की बातें लिखी हैं, तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्यूटेशन ऑफ द पनिशमेंट, राइट। अब देखते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बेसिकली इम्प्रिजनमेंट में होता क्या है। हमने अलग अलग थ्योरी पढ़ी थी, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम एक ह्यूमन बीइंग को हु इज़ एन ऑफेंडर एंड हु इज़ सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी, उसे हम सोसाइटी में इंडल्ज ही नहीं होने दे रहे हैं, राइट। उसे हम सोसाइटी से अलग रख रहे हैं, उसकी लिबर्टी को हम छीन रहे हैं, ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, राइट। और ये मोस्टली सीरियस ऑफेंसेस में दिया जाता है, जहाँ पे इट कैन बी सीन दैट अ सीरियस डैमेज कैन बी डन टू द सोसाइटी बाय दैट पर्सन। आगे हम बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट की, विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस। नंबर 1 रिगरस इम्प्रिजनमेंट, द सेकेंड वन इज़ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, राइट। तो रिगरस में हमेशा क्या होता है, हार्ड लेबर दिया जाता है उन्हें, राइट। कभी कभी माइनिंग में काम करने के लिए भी भेज दिया जाता है, बहुत रिजिड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। वेयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी लेबर होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेबर ही नहीं है, लेबर होता है, बट बहुत ही कम लेवल का होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा जो है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर फीचर में बेसिकली क्या होता है, मैंने लिखा भी यहाँ पे, लॉस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी टू द गवर्नमेंट, राइट, कि उस प्रॉपर्टी को जो एक्यूज्ड की है या जो ऑफेंडर की है, उसकी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लें। पर ये जो फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये हर केस में नहीं किया जाता, जहाँ पे बहुत ही जैसे ब्लैक लिस्टेड हैं जो लोग, है ना, स्मगलर्स है या ऐसे लोग हैं जो प्रोक्लेम्ड हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, उनके केसेस में जो है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता है। और जनरली जो है ये CPC के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है, कुछ प्रॉपर्टी जो है उसे आप फोरफीचर भी नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा जो है फाइन का जो प्रोविज़न है, फ़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेस टू द कोर्ट। और जनरल जो फ़ाइन है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम्स में ही दिए जाते हैं, जैसे एम्बेजलमेंट हो गया, फ्रॉड हो गया, थेफ्ट हो गया, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, इस टाइप के ऑफेंसेस जो है वहाँ पर फ़ाइन की पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। और एक नई जो पनिशमेंट ऐड हुई है विच इज़ कम्युनिटी सर्विस
कम्युनिटी सर्विस में बेसिकली क्या होता है, आपको जो है सरकार का कोई काम करना हो सकता है या कोई ऐसा काम करना हो सकता है जिसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कभी कभी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उनके उनके जो है आपको सेवा करनी है, कम्युनिटी सर्विस में आ जाएगा। या फिर आपको जैसे ट्रैफिक पे आपकी ड्यूटी लगा दी कि यू हैव टू डू वर्क हेयर, ठीक है, और उसके अलावा इसके आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, राइट, इस सर्विस के आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट इज़ गिवन टू द ऑफेंडर हु हैज़ डन सम पेटी ऑफेंसेस, राइट, छोटे मोटे ऑफेंसेस किए हैं उसके लिए उन्हें कम्युनिटी सर्विस जो है वो करनी पड़ेगी, राइट। अब आते हैं हम कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस पे, जो हम पहले बात कर रहे थे, राइट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर द संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता। क्या चल रहा है मेरे, दोबारा देखें। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, ठीक है, स्टेट भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकती है, राइट। आगे हम देखेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द, ये क्वेश्चन जो है आपका प्री का बनता है, ठीक है, कि क्या कंसेंट जो है रिक्वायर्ड है ऑफ द ऑफेंडर, नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। कम्यूट कर सकते हैं एनी पनिशमेंट, ठीक है, किसी भी पनिशमेंट को पूछा जा सकता है, क्या डेथ पेनल्टी को, क्या सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, या एनी पनिशमेंट को, तो एनी पनिशमेंट, ठीक है, प्री का क्वेश्चन। अंडर द संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन द केस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ एंड इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। जहाँ पे यूनियन की पावर एक्सटेंड कर रही है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है सेंटेंस को, राइट। वेयर एज जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर एक्सटेंड कर रही है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर उसको कम्यूट कर सकती है सेंटेंस को, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। अब फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट का मतलब क्या है, सी इन कैलकुलेटिंग, अब मैंने बोला कि हम आपकी जो पनिशमेंट है, सेंटेंस है, उसको कम्यूट कर देंगे, कम कर देंगे, राइट। तो किस तरीके से कम करोगे, मान लो उन्होंने लिखा है कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, ठीक है, तो उसको कितना कम करोगे आप, कितनी लाइफ को कम करोगे, आपको कैसे पता है कि वो बंदा कब मर जाएगा, राइट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूटेशन के पर्पज़ के लिए, सिर्फ कम्यूटेशन के पर्पज़ के लिए हम मानते हैं 20 साल, ठीक है, ये आपका प्री का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, मान लो आपको 10 साल की सज़ा मिल गई, ठीक है, तो हमने आपकी 5 कर दी, आराम से कैलकुलेट हो सकती है। पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में ऐसा नहीं है पॉसिबल कि हमने आपकी 10 साल जो है सज़ा कम कर दी। अब कब से 10 साल लगा रहे हो आप, राइट। तो वहाँ पे माना जाता है कि 20 साल जो है वो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। सी कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाती है टू द न्यू स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि हमें भी हुई थी, हमें लगता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही 20 साल है, बिकॉज नो वन एक्सप्लेन दिस टू अस, राइट। तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन टू द न्यू स्टूडेंट्स ओनली, राइट। पुराने वाले सबको पता होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टू द रिमेनिंग ऑफ द लाइफ, ठीक है। एक मैंने आपको 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट बताई थी, ठीक है, एक है ये नेचुरल डेथ जब तक नहीं होती तब तक। तो यहाँ पे कम्यूटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सिर्फ LI लिखा है कि आपको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, यहाँ पे कम्यूटेशन पॉसिबल है। अब कम्यूट करने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर्स तो पता होने चाहिए ना, तो हमें नहीं पता वो, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, चाहे वो बंदा 18 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, हम ये सोच के चलते हैं कि इसकी ज़िंदगी के और 20 साल हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो 20 साल मतलब उसको 20 साल की ही सज़ा मिली है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। फिर उसकी जो सज़ा है इसमें से 20 में से कम कर दी जाती है, और जितनी की जाती है वो डिपेंड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो कह रहा है कि सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिगरस और सिंपल, यानी कि जब कोर्ट जो है सेंटेंस पास करेगी तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पूरी सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल प्लस रिगरस दे दे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही रिगरस दे दी, राइट। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ईदर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जब भी कोई भी ऑफेंस का जो पनिशमेंट का सेक्शन होगा, राइट, तो उसमें लिखा होता है कि ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू दिस और दिस, राइट। तो ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म का मतलब क्या है कि इट कैन बी सिंपल और रिगरस एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये क्या कह रहा है कि इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिगरस, ठीक है,
और दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिगरस और रेस्ट सिंपल। ठीक है, ऐसा होता है कि क्या या तो वो पूरी सिंपल दे दें, ठीक है, या सिंपल प्लस रिगरस दे दें। ये प्रैक्टिकलिटी बता रही हूँ मैं, बट एज पर द बुक लैंग्वेज या एज पर द बैरेक्ट यू हैव टू रिमेंबर, सिंपल भी पूरी दे सकते हैं, रिगरस भी पूरी दे सकते हैं। जनरली क्या होता है, सिंपल प्लस रिगरस दी जाती है। सही है, अब चलते हैं आगे अमाउंट ऑफ फाइन के ऊपर। ठीक है, अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, आज हम यहाँ तक करेंगे, राइट। फिर हम बाकी का जो है वो फ्रेश माइंड से आगे करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच द फाइन, यहाँ से प्री के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके, तो ध्यान से, राइट। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड, नहीं है सम एक्सप्रेस, टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड। ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड का मतलब एक्सेसिव नहीं होता। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब है आप 5 रुपये भी कर सकते हो, आप 50 रुपये भी कर सकते हो, आप 5,000 भी कर सकते हो, 50 लाख भी कर सकते हो, राइट। बट इट शेल बी डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, अब वो झुग्गी झोपड़ियों में पहले से बंदा रह रहा है, राइट, तुम उस पर 50 लाख का फाइन लगा दो, क्या वो दे पाएगा? नहीं, वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा, वो वाली बात है, राइट। तो इट शुड नॉट बी वेरी एक्सेसिव, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस ही हैज़ डन, राइट। इन एवरी केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। ये कह रहा है कि जहाँ पे सम नहीं है वहाँ पे आप अनलिमिटेड दे सकते हो, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जो है वो आपको मिला है, तो क्या होगा, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू द फाइन वेदर विद और विदाउट द इम्प्रिजनमेंट, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद द, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन फर्स्ट में, सेकंड कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली। ठीक है, दोनों सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, खाली फाइन का सेंटेंस मिला है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच sentences such offender to direct by the sentence that in default of the payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, right, in which the imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of the sentence। अब ये क्या भला है, देखो ध्यान से समझो इसे। It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that, यहाँ तक आपको नहीं समझना, राइट। आगे देखो, इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो पेमेंट ऑफ फाइन का डिफॉल्ट करता है, द ऑफेंडर शैल सफ़र इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टेन टर्म। पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो पेमेंट नहीं करता है फाइन की तो उसे जो है इम्प्रिजनमेंट काटनी पड़ेगी, नंबर 1, राइट। सेकेंड जो पैरा है, ये जो पैरा है ये कह रहा है कि इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी एक्सेस of any other imprisonment to which he may have sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence। अब इन दोनों को अब जोड़ के पढ़ो तो ये कह रहा है कि मान लो उसे इम्प्रिजनमेंट भी मिली है और फाइन भी मिला है, राइट। तो इम्प्रिजनमेंट अगर उसकी कम्यूट हो भी जाती है तो उसने जो फाइन नहीं भरा उसके लिए उसे जो है ही शैल अंडरगो इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, मान लो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, ठीक है। अब ये जो फाइन है इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, इसको अगर कम्यूट कर भी दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ाइन जो है वो हट जाएगा, फ़ाइन उसे फिर भी देना पड़ेगा। अगर वो फ़ाइन नहीं देता है तो जो है उसे इतनी इम्प्रिजनमेंट काटनी ही पड़ेगी, इसके लिए कम्यूटेशन नहीं आएगा। सही है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन शेल नॉट एक्सीड 1/4 प्री का क्वेश्चन। ठीक है, कितनी हो सकती है, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। मान लो एक कोई ऑफेंस है उसमें जो मैक्सिमम है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। तो जब आप फ़ाइन इम्पोज करोगे, राइट, और वो फ़ाइन आपने पे नहीं किया तो आप कितनी सज़ा मैक्सिमम उसे दे सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, ये 20 है, बाय में 4, ठीक है, तो कितनी होगी, 5 साल। जनरली नहीं होता बट मैक्सिमम आप इतनी ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये बोल रहे हो। नेक्स्ट है हमारा, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म, सॉरी, इन डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव सेंटेंस फॉर द ऑफेंसेस। जिसका अब ये जो क्वेश्चन है ना ये फंसाने वाला है, ठीक है। ये क्यों फंसाने वाला है, बिकॉज
हमें लगेगा कि फ़ाइन नहीं दिया, कम्युनिटी सर्विस थी, ठीक है, तो इसे क्या मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, राइट। बट ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, तो इम्प्रिजनमेंट जो है अगर रिगरस है तो फाइन की जो पनिशमेंट होगी, मतलब फाइन ना भरने पे जो पनिशमेंट होगी वो भी रिगरस हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल, ठीक है, वैसे सिंपल होगी। The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of the payment of fine in default of community service shall not exceed। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे imprisonment प्लस फाइन की बात हो रही है, यहाँ पे खाली फाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 महीने, ठीक है, मतलब 5,000 का फाइन है तो 2 महीने दे दो, 5 से 10,000 का फाइन है तो 4 महीने दे दो, 10,000 से ज़्यादा का फाइन है तो 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। ये सिर्फ फाइन के केस में है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के केस में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लेविड बाय द प्रोसेस। यानी कि या तो उसने पे कर दिया है या लेवी कर दिया गया है कि चलो ठीक है अब से तुम्हें फाइन देने की जरूरत नहीं है, यू आर फ्री टू गो। मेरे ना इसमें थोड़ी ग्लिचेस आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो लेट अस एंड दिस क्लास हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।